प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आर के योगी माय स्टार्स यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा विषय भारत का इतिहास चल रहा है और उसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने 3 वीडियो जारी कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे और तीनों वीडियो में ही मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से सिंधु घाटी सभ्यता का चित्रण आप लोगों के सामने किया है। जैसा कि आप जान रहे हो, देश के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। इस कोरोना काल में हम सभी को साथ मिलकर के चलना चाहिए और इसलिए मित्रों, हमसे जो भी सहायता बन पड़ रही है, हम आप लोगों के लिए घर बैठे शिक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर की, बहुत अच्छे लेवल की शिक्षा आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मोटिवेशनल लाइनें मैं आपको शायरी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का चौथा वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। दूसरे वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और तीसरे वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जिसमें स्थापत्य कला का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विशेष स्थापत्य कला। आज हम पढ़ते हैं स्थापत्य कला में भी हमें कुछ विशेष स्थापत्य मिले हैं, तो विशेष स्थापत्य कला। तो आज हम पढ़ते हैं विशेष स्थापत्य कला। तो प्यारे बच्चों, विशेष स्थापत्य कला में क्या क्या हम पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे और ये है हमारा वीडियो नंबर 4। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप आराम से पढ़िए, मस्ती से सीखिए। विशेष स्थापत्य कला बिल्कुल आपको ग्राफिक्स से और बहुत ही उच्च लेवल का, बहुत ही ऑथेंटिक ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप मस्ती से आनंद के साथ पढ़िएगा। विशेष स्थापत्य कला में हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं स्नानागार, यहाँ पर हम देखते हैं स्नानागार। मैंने आपको बताया था भवनों में, स्थापत्य कला में आपको बताया था भवनों में कि प्रत्येक भवन में आंगन मिला है, आंगन के चारों ओर 4-5 मकान मिले हैं, रसोई घर मिला है, स्नानागार मिला है, कुएं मिले हैं, तो वही स्नानागार। तो ये स्नानागार की यदि हम बात करें तो ये हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है प्यारे बच्चों? ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है ये? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की ये सबसे महत्वपूर्ण व भव्य इमारत का नमूना है। भव्य इमारत का क्या है? नमूना है। तो आप ध्यान रखना, स्नानागार हमें कहाँ से मिला है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण और भव्य इमारत का नमूना है, उदाहरण है। बहुत ही अच्छा जो है हमें मोहनजोदड़ो से ये स्नानागार मिला है। इस स्नानागार पर हम चर्चा करें तो प्यारे बच्चों, ये स्नानागार जो है इस तरह का था। ध्यान रखना, ये स्नानागार इस तरह का था। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश करें। ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण। तो इसमें उत्तर दिशा में क्या है? कुछ सीढ़ियाँ मिली है। उत्तर दिशा में क्या है? कुछ सीढ़ियाँ मिली है। इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ मिली है, आपने देखा होगा इस तरह की सीढ़ियाँ। और दक्षिण दिशा से भी हमें जो है इसमें उतरने के लिए क्या मिली है बच्चों? सीढ़ियाँ मिली है। दक्षिण दिशा में भी हमें इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ मिली है। ये सीढ़ियाँ किसकी बनी थी? ये सीढ़ियाँ बनी थी बच्चों किसकी? ईंटों की। किसकी बनी थी ये सीढ़ियाँ? ईंटों की बनी थी। ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हमें मिली है। और इसमें बच्चों स्नानागार का मतलब स्नान करने का, यानी कि बाथरूम। लेकिन बाथरूम ऐसे थे, इनमें भरा रहता था पानी। इनमें क्या भरा रहता था? पानी।
लेकिन जो खुदाई के समय हमें जो अवशेष मिले हैं उनमें पानी नहीं भरा था, ध्यान रखना, वो तो सूखे ही मिले हैं। तो आपको जो है मैं चित्र भी अभी दिखाऊंगा। तो इसकी हम बात करें तो ये जो स्नानागार था ये क्या था, स्नानागार था। ये यहाँ लिख देते हैं, ये क्या था, स्नानागार था। स्नानागार में हम देखें तो उत्तर और दक्षिण में क्या मिली है, हमें सीढ़ियाँ मिली है। उत्तर और दक्षिण में क्या मिली है, सीढ़ियाँ मिली है। और ये सीढ़ियाँ किसकी बनी थी, ईंटों की बनी थी प्यारे बच्चों। इसमें इस तरह से जल भरा रहता था, लोग इसमें स्नान करते थे। इसकी हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 39 फीट है, जो चौड़ाई है वो 23 फीट है, और जो गहराई है वो 8 फीट है, और जो गहराई है वो क्या है, 8 फीट है। तो बच्चों आप ध्यान रखना, इसकी लंबाई कितनी है, 39 फीट है, चौड़ाई कितनी है, 23 फीट है, गहराई कितनी है, 8 फीट है। और आप ये भी ध्यान रखना, इसका जो ढलान था वो किस में था, दक्षिण पश्चिम में था। इसका जो ढलान था वो किधर था, दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ढलान किस ओर था इसका ढलान था दक्षिण पश्चिम में। और यहीं इसमें जो है नाली लगी हुई थी, यहीं इसमें जल निकासी के लिए नाली बनाई गई थी। तो ध्यान रखें बच्चों, इसका जो प्रयोग किया जाता था वो समारोह में, इसका जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था समारोह या धार्मिक उत्सवों के समय। समारोह व धार्मिक उत्सवों के समय, समारोह व धार्मिक उत्सवों के समय इन स्नानागारों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि क्या होता था कि कोई मान लो सार्वजनिक समारोह है, कोई धार्मिक उत्सव है, उसमें जो है ज़्यादा लोग आते थे और ज़्यादा लोग जो है इस तरह के बड़े कुंडों में स्नान करते थे। हम इन्हें कुंड टाइप का समझ सकते हैं। इस तरह का जो है ये मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है, बहुत ही प्यारा है। और ये स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण और भव्य इमारत का नमूना है। उत्तर और दक्षिण में हमें सीढ़ियाँ मिली है, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये सीढ़ियाँ किसकी बनी थी, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ईंटों की बनी थी। इसकी लंबाई 39 फीट है, चौड़ाई 23 फीट है, गहराई 8 फीट है, और समारोह या धार्मिक उत्सवों में इसका प्रयोग किया जाता होगा। और इसका ढलान जो है दक्षिण पश्चिम में था, और यहीं साथ में नाली लगी हुई थी इसके जल को निकालने के लिए। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में मैं आपको जो है एक चित्र भी दिखा रहा हूँ, तो आपको चित्र भी दिख रहा होगा, तो आप इस चित्र को देखिए। और इस तरह के जो है ये देखो उत्तर और दक्षिण में जो है इसमें सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, और ये इस तरह का जो है हमें एक स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा, और बहुत ही आपको जो है बिल्कुल आपके दिमाग में पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, और इस ज्ञान को सभी बच्चों तक पहुंचाना। जो भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उन सब तक पहुंचाना। मित्रों ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया स्नानागार। अब हम बात करते हैं मित्रों, आगे हमारा आ रहा है क्या, अन्नागार। आगे क्या आ रहा है, अन्नागार, यानी अन्न के भंडार। जैसे इसको आज हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, आज के समय में हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे सरकार जो अन्न के गोदाम आज भी जो है अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो गोदाम बनाती है, उसी तरह के हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी अन्न को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिले थे, अन्नागार। अन्नागार अन्न का भंडार हम कह सकते हैं, जहाँ पर अन्न को इकट्ठा रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, उन्हें क्या कहा गया, अन्नागार कहा गया है। यह अन्नागार प्यारे बच्चों हमें मोहनजोदड़ो से ये अन्नागार हमें कहाँ से मिले हैं, ये अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से, ये अन्नागार हमें हड़प्पा से, ये अन्नागार हमें राखी गढ़ी से, ये अन्नागार हमें राखी गढ़ी से मिले हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मोहनजोदड़ो किस में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में, और राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो हमें अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से जो हमें अन्नागार मिला है वो 45.71 गुणा 15.23 मीटर का है। 45.75 गुणा 15.23 मीटर का, इतना
जो है लंबा चौड़ा हमें जो है यहाँ से अन्नागार मिला है। हड़प्पा की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा से हमें क्या मिला है, 2 चबूतरे मिले हैं। 2 ईंटों के चबूतरों पर, 2 ईंटों के किस पर, चबूतरों पर, 2 ईंटों के चबूतरों पर 6-6 की पंक्ति में, 6-6 की पंक्ति में, 6-6 की पंक्ति यानी लाइनों में 6-6 की पंक्तियों में हमें अन्नागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो से हमें एक ही अन्नागार मिला है और वो मिला है 45.71 गुणा 15.23 मीटर का। हड़प्पा से हमें 2 ईंटों के चबूतरे मिले हैं। उन ईंटों के चबूतरे पर 6-6 की पंक्ति में, 6-6 की लाइन में हमें 2 खंडों में बटे हुए 6-6 की पंक्तियों में, यहाँ हम लिख सकते हैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, 2 खंडों में यानी 2 भागों में, 6-6 की पंक्ति में 2 भाग हो गए ना, 2 खंडों में जो है हमें अन्नागार मिले हैं। इन अन्नागारों की हम बात करें तो 55 गुणा 43 मीटर, यानी इनकी जो लंबाई और चौड़ाई थी वो 55 गुणा 43 मीटर के हमें 2 खंडों में, यानी कि एक ईंटों का चबूतरा है उस पर 6 अन्नागार मिले हैं, दूसरे ईंटों के चबूतरे पर हमें 6 अन्नागार मिले हैं। और ये इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 55 गुणा 43 मीटर है। और प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, ये चबूतरों पर क्यों मिले हैं, ये ईंटों के चबूतरों पर क्यों मिले हैं, तो यहाँ पर अन्न को पानी से बचाने के लिए, अन्न को पानी से बचाने के लिए, अन्न को पानी से बचाने के लिए, अन्न को पानी से बचाने के लिए इन्हें ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। 2 ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर इनको बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, अन्न को पानी से बचाने के लिए। अन्न क्या है, हम स्टॉक करते हैं, यदि उसमें जो है पानी आ जाए या सीम आ जाए तो हमारा अनाज खराब हो जाता है। आज के युग में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अन्नागार हमें मिले हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला वो इतना लंबा चौड़ा था, और हड़प्पा से हमें 2 ईंटों के चबूतरे पर 2 खंडों में 6-6 की पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं जो इतने लंबे चौड़े थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार पुरातात्विक स्थल की ओर, और वो स्थल है हमारा धोलावीरा। वो स्थल है हमारा धोलावीरा। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो इसके अलावा हमें मिले 16 बड़े जलाशयों, 16 बड़े जलाशयों के प्रमाण। इसके अलावा हमें मिले 16 बड़े जलाशयों के, जलाशयों का मतलब हम क्या ले सकते हैं, तालाब ले सकते हैं। जलाशयों का क्या मतलब है, तालाब। 16 बड़े जलाशयों के प्रमाण मिले। इसके अलावा हमें एक स्टेडियम का प्रमाण, एक स्टेडियम का प्रमाण भी मिला। तो बात करेंगे 16 बड़े जलाशयों के प्रमाण मिले हैं और एक बड़े स्टेडियम का प्रमाण भी हमें मिला है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे स्टेडियम का आकार। तो स्टेडियम का जो आकार है वो हम देखते हैं। आकार, स्टेडियम का आकार 283 × 45 मीटर। ये इतना बड़ा हमें जो है स्टेडियम मिला है। कहाँ से मिले हैं ये सारी चीज़ें हमें बच्चों कहाँ से मिली है, ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, धोलावीरा से। या चलो हम इसको और सुंदर ढंग से लिखते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, ये चीज़ें हमें मिली है धोलावीरा से। कहाँ से मिली है ये, धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। तो यहाँ से हमें 16 बड़े जलाशयों के प्रमाण मिले,
एक स्टेडियम का, देखो उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का प्रमाण भी मिला, जिसका आकार 283 गुणा 45 मीटर था। इतना लंबा चौड़ा था ये। और प्यारे बच्चों, इस स्टेडियम की हम बात करें तो इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान लगी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि सोपान जो है लगे हुए मिले हैं। तो ये भी आप जो है ध्यान रखना। तो 16 बड़े जलाशयों के प्रमाण इस विशेष स्थापत्य कला में अभी हमने पढ़े स्नानागार, इसके बाद में अन्नागार, और अब हम धोलावीरा में देख रहे हैं 16 बड़े जलाशयों के प्रमाण। एक स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है जिसका आकार 283 गुणा 45 मीटर है। और इस स्टेडियम के चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए हमें सोपान भी लगे हुए मिले हैं। तो बच्चों आप ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बहुत ही मोस्ट चीज पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यही धोलावीरा का आपको पता हो तो यहाँ से हमें 3 टीले भी धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं डॉकयार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विशेष स्थापत्य कला में भी आएगा, डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा। डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा जो हमें मिला है ये लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये मैं आपको, इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल समझाए थे, ताकि पहले आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन सा स्थल कहाँ पर पड़ता है। तो लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। मैं यहाँ और लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो आप ध्यान रखना, लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है जिसे एस.आर. राव ने गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के रूप में पहचाना है। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के रूप में पहचाना है। किसने पहचाना है? एस.आर. राव ने गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के रूप में बच्चों इसको जो है पहचाना है। तो ये एक ईंटों का ढांचा है। अब ये देखो किस तरह से है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये नदी जा रही है, भोगवा नदी। इसके बारे में भी अभी हम लिखेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये भोगवा नदी जा रही है, ये इस तरह से भोगवा नदी है, और ये इस तरह से आगे जा रही है। ये भोगवा नदी है। इसका मैं आपको चित्र भी बताऊंगा। यहाँ हमें एक इस तरह का जो है ढांचा मिला है, इस तरह का हमें ढांचा मिला है। और प्यारे बच्चों, ये शायद नीचे हो गया होगा, आपको दिखेगा नहीं इसमें। चलो मैं एक बार पहले लिखवा देता हूँ, फिर आपको जो है नक्शे से समझाऊंगा। पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको, फिर ऊपर जो जगह है उसमें मैं आपको नक्शे से बढ़िया ढंग से समझाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं कि पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है जिसे एस.आर. राव ने गोदीबाड़ा डॉकयार्ड के रूप में पहचाना है। यदि हम इसके आकार की बात करें, तो इसके आकार की यदि हम बात करें तो इसका आकार है 214 गुणा 36 मीटर। इसका जो आकार है वो कितना है? 214 गुणा 36 मीटर। और इसकी जो गहराई है वो है 3.3 मीटर। और इसकी जो गहराई मिली है वो कितनी मिली है? 3.3 मीटर मिली है। तो ये भी आप ध्यान रखना, इसका आकार कितना है? 214 गुणा 36 मीटर। और इसकी जो गहराई मिली है वो कितनी मिली है? 3.3 मीटर। इसके अलावा हम देखें तो इसका जो उत्तरी दीवार है, उसमें 12 मीटर चौड़ा
उत्तरी दीवार है उसमें 12 मीटर चौड़ा दरवाज़ा था, मुख्य दरवाज़ा था, ऐसा आप लिख सकते हो। 12 मीटर चौड़ा मुख्य दरवाज़ा था, 12 मीटर चौड़ा मुख्य दरवाज़ा था जिससे जहाज अंदर आते थे, जिससे जहाज जो है प्रवेश करते थे, जिससे जहाज प्रवेश करते थे, जिससे जहाज प्रवेश करते थे। तो ये आप ध्यान रखना कि गोदीबाड़ा लोथल से हमें जो है पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है जिसे एसआर राव ने गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के रूप में पहचाना है। इसका आकार 214 गुणा 36 मीटर, गहराई 3.3 मीटर और जो इसकी उत्तरी दीवार है उसमें 12 मीटर चौड़ा मुख्य दरवाजा था जिससे जहाज जो है अंदर प्रवेश करते थे। तो इसको आप ध्यान रखना। और ये जो गोदीबाड़ा है ये फिनिशिया और जो रोम के गोदीबाड़ा थे उनसे बहुत ही प्राचीन और विकसित थे। और वर्तमान में जो विशाखापट्टनम का जो डॉकयार्ड है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा हम ऐसा कह सकते हैं। ये डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड से, विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड से बड़ा था, डॉकयार्ड से बड़ा था। वर्तमान विशाखापट्टनम के जो डॉकयार्ड है उससे ये डॉकयार्ड जो है लोथल का जो डॉकयार्ड है ये बड़ा है। तो अब प्यारे बच्चों मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये किस तरह का था, क्या था, तो आप इसको जो है ध्यान रखना। तो बात करते हैं आगे। ये किस तरह का था कि जैसे मान लो यहाँ से नदी बह रही है, ये भोगवा नदी, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक लाइन यहाँ पर लिखनी है कि ये भोगवा नदी पर स्थित था या भोगवा नदी से जुड़ा था। भोगवा नदी से क्या था, ये जुड़ा था। तो बच्चों आप ये भी ध्यान रखना कि ये कौन सी नदी से जुड़ा हुआ था, भोगवा नदी से जुड़ा था। वैसे आपको ध्यान रखना है कि लोथल जो स्थल है वो गुजरात का जो स्थल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो डॉकयार्ड है ये भी कहाँ से मिला है, भोगवा नदी के किनारे से मिला है। और ये नदी कौन सी बता रहा हूँ मैं, ये नदी भी भोगवा नदी है। कौन सी नदी है, ये भोगवा नदी है। अब बच्चों ये भोगवा नदी बह रही है, ऐसे ऐसे ये भोगवा नदी जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक शाखा इसकी यूं आ रही है, एक शाखा इसकी जो है यूं आ रही है। और यहाँ हमें एक ढांचा मिला है, इस तरह का पक्की ईंटों का बना हुआ एक ढांचा मिला है। और ये जो है यहाँ पर, यहाँ जो है ये उत्तर दिशा है, मैंने आपको बताया। यहाँ इस गोदीबाड़े के हिसाब से उत्तर दिशा है। तो यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ क्या है, एक मुख्य दरवाजा है जो मैंने आपको भी लिखवाया है। मुख्य दरवाजा कितना मीटर चौड़ा है, ये 12 मीटर चौड़ा है। इसमें से जहाज प्रवेश करते थे। और फिर ये जो है ना, ये स्थल, ये है गोदीबाड़ा, ये जो स्थल है ना ये गोदीबाड़ा था। और इस तरह से जो है ये नदी यहाँ पर बह रही है इस तरह से। और इस मुख्य दरवाजे में होकर के जो है जहाज यहाँ पर प्रवेश करते थे। तो इस तरह से हम जहाज को बना सकते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर जहाज प्रवेश करते थे, इस तरह जहाज थे यहाँ पर। तो ये नगर है, यहाँ पर ये घर बने हुए हैं, इस तरह के घर थे। तो प्यारे बच्चे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरह के नगर थे। और यहाँ जो है, यहाँ मुख्य दरवाज़ा था, इस दरवाजे से जो है जहाज जो है प्रवेश करते थे और यहाँ आकर के जहाज बच्चों जो है रुकते थे। तो यदि ये समझ में नहीं आया हो तो मैंने आपको एक पिक्चर भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप उस पिक्चर को भी देख लीजिए। ऊपर जो है भोगवा नदी बह रही है, इधर भोगवा नदी बह रही है। और ये जो है 12 मीटर का जो है मुख्य दरवाज़ा है और इससे जहाज अंदर प्रवेश करते थे। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसके अलावा हम आगे बात करें तो ये तो हो गया हमारा विशेष स्थापत्य। और आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, या तो लोथल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों ही वैसे मोस्ट है, लेकिन अधिकतर जो है या तो आपको लोथल से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर जो है आपको जो है स्नानागार, अन्नागार और या फिर आपको जो है डॉकयार्ड से प्रश्न पूछने की संभावना है। 16 जलाशयों का स्टेडियम का भी क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, तो आप उनको विशेष रूप से ध्यान रखना।
तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ का सामाजिक जीवन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन जो है कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन कैसा था, तो मैंने आपको पहले जो पढ़ाया है उसमें जो मैंने नगर स्थापत्य आपको बताया है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वहां पर हमें 2 टीले मिले हैं। कितने टीले मिले हैं? 2। एक टीला कौन सा टीला मिला है? एक जो टीला मिला है वो दुर्ग टीला मिला है। दुर्ग टीला बताया था मैंने आपको, यहाँ से दुर्ग टीला मिला है। और एक हमें जो है साधारण टीला मिला है। तो मैंने उस समय बताया था कि यहाँ की सामाजिक स्थिति भी इस नगर स्थापत्य से क्लियर हो रही है कि इस दुर्ग टीले में जो लोग रहते थे वो तो कौन होते थे? पुरोहित। कौन होते थे? पुरोहित या शासक वर्ग। पुरोहित या शासक वर्ग जो है यहाँ पर रहता था। पुरोहित या शासक वर्ग कौन से टीले में रहता था? इस दुर्ग टीले में। या राज्य कर्मचारी हम कह सकते हैं, या अधिकारी वर्ग, इस तरह का जो वर्ग था, एक विशेष शक्तियां प्राप्त जो वर्ग था वो यहाँ पर रहता था। साधारण ये जो नगर क्षेत्र है, नगर टीला है, हम इसे कह सकते हैं, नगर टीला है, नगर क्षेत्र है, ऐसा हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर रहती थी साधारण जनता। यहाँ पर रहती थी कौन? साधारण जनता। तो इससे 2 चीजें हमारे सामने स्पष्ट हुई कि यहाँ का सामाजिक जीवन 2 भागों में बटा था। एक भाग में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लोग रहते थे और दूसरे भाग में जो है साधारण जनता रहती थी। इसके अलावा भी हम यहाँ का सामाजिक जीवन देखें तो किस तरह का था। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही अच्छा मैटर, बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप इसको समझना, जिंदगी में सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा और ऑथेंटिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। पहले अपन टॉपिक पूरा करेंगे। इसके बाद साहब हम पढ़ते हैं, इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो और भी समाज के कई वर्ग थे। जैसे हम बात करें, बढ़ई थे। बढ़ई के बाद में कुंभकार यानी कुम्हार, ऐसा हम कह सकते हैं, कुम्हार, घड़े बनाने वाले लोग होते हैं जो। दस्तकार, इसके अलावा बढ़ई, इसके अलावा हम बढ़ई हमने लिख दिया। इसके अलावा हम देखें तो जुला है। इसके अलावा हम देखें तो मनके व ईंटें बनाने वाले, मनके व ईंटें बनाने वाले, पेशेवर लोग, मनके व ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग। सुनार, क्योंकि यहाँ ये अभी आगे बताऊंगा, सोना चांदी का भी प्रयोग करते थे। तो इसके अलावा जो 2 वर्ग बटे हुए हैं, एक तो अधिकारी वर्ग, एक सामान्य जनता। उसके अलावा भी यहाँ पर बढ़ई है, कुम्हार है, कुंभकार कह दो एक ही बात है, कुम्हार है, दस्तकार है, जुलाए हैं, मनके व ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग हैं, और सुनार। इस तरह की जातियां हमें बच्चों यहाँ पर देखने को मिली है। तो सामाजिक जीवन में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ग के लोग यहाँ पर नहीं मिले हैं, तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना। आजकल प्रश्न बहुत डीपली आते हैं, इसलिए आपके वीडियो भी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट आपको सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बच्चों हम बात करें सामाजिक जीवन में परिवार की, तो समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या थी प्यारे बच्चों? परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय है, परिवार ही बालक का प्रथम जो है समाज है, और माँ उसकी प्रथम गुरु होती है। तो ध्यान रखना, तो समाज की सबसे छोटी इकाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी? परिवार। परिवार किस प्रकार के थे? एकल परिवार, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है, ध्यान रखना। और जो है वैदिक सभ्यता में हमें परिवार मिलेंगे संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर परिवार कैसे थे? एकल परिवार। यहाँ हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ से मिली है। ये केवल कुछ लोग बताते हैं हड़प्पा से ही मिली है, हड़प्पा से नहीं, ये मोहनजोदड़ो चौंदड़ो आदि से भी मिली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मातृ देवी की, आगे चर्चा करेंगे। आप तो अभी यहाँ लिख लो मातृ देवी की मूर्ति। किसकी मूर्ति? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे हमें पता चलता है
कि समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी, समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो कैसी थी बच्चों? सम्मानजनक थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक थी। और परिवार कैसा था? परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार कैसे थे? परिवार थे मातृसत्तात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मातृसत्तात्मक। परिवार कैसे थे? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक हमें जो है यहाँ पर परिवार मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में कई बार जो है पूछ लिया गया है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लेना। तो यहाँ जो हमें परिवार मिले हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार था। परिवार कैसा था बच्चों? एकल परिवार हमें यहाँ पर मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मातृ देवी की मूर्ति जो है यहाँ से हमें मिली है, इस सभ्यता से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। आगे बताऊंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो दोनों जगह से मिली है। तो समाज में इससे हमें पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। और परिवार में जो है परिवार कैसे थे? मातृसत्तात्मक परिवार थे। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में इसके अलावा हम बढ़ते हैं, सामाजिक जीवन में इसके अलावा हम बढ़ते हैं खान पान। आगे हम देखते हैं खान पान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खान पान यानी कि भोजन कैसा था? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। तो ध्यान रखना, गेहूं व जौ इनका क्या था? मुख्य खाद्यान्न था। तो चलो हम कृषि में भी बात कर लेंगे। तो ये गेहूं जौ, ऐसे हम लिख लें, गेहूं जौ चावल फल दूध मांस आदि का जो है प्रयोग ये खाने में करते थे। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, गेहूं जौ चावल फल दूध और मांस का जो है ये प्रयोग खाने में करते थे। इससे हमें पता चलता है कि ये जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये शाकाहारी, ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे बहुत आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं ऐसे। तो आप ध्यान रखना कि ये शाकाहारी व मांसाहारी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो शाकाहारी और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी ये लोग थे। तो ये हमारा भोजन हो गया। फल की यदि हम बात करें तो फल में जो है ये अनार थे, नारियल थे, नींबू थे, खरबूज तरबूज इनका प्रयोग करते थे। इतनी डिटेल आपके आएगी नहीं, तो आप जो है मांस भी इसमें, जैसे जो है भेड़ है, बकरी है, मुर्गा है, सुअर है, इनका मांस खाते थे। पर आपको इतनी डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ भोजन का ध्यान रखें। गेहूँ जौ चावल फल दूध और मांस, और मोस्टली प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो ये अनाज सबसे इम्पोर्टेंट, और एक क्वेश्चन, अनाज व मसाले पीसने के लिए ज़िंदगी में एक बार आपने इन पूरे जितने भी वीडियो ये बनेंगे 5 या लगभग 5 वीडियो में समेटने की कोशिश करूँगा। तो ये जो 5 वीडियो जिसने देख लिए उसका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, कभी गलत नहीं जाएगा। तो आराम से इनको पढ़ना। अनाज और मसाले पीसने के लिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसका प्रयोग करते थे? सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। तो आइए मित्रों अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और सामाजिक जीवन में क्या क्या है। तो सामाजिक जीवन में अब हम पढ़ते हैं वेशभूषा और रहन सहन। सामाजिक जीवन में हम पढ़ते हैं वेशभूषा और रहन सहन। तो अगला हमारा टॉपिक है वेशभूषा। यहाँ की वेशभूषा कैसी थी व रहन सहन कैसा था। सामाजिक जीवन में अब हम पढ़ते हैं वेशभूषा और रहन सहन। वेशभूषा और रहन सहन की जो जानकारी है ये हमें किससे प्राप्त हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ से हमें
यहाँ जो है हमें मिट्टी की, ध्यान रखना, यहाँ हमें मिट्टी की मृण मूर्तियां, मिट्टी की मृण मूर्तियां। अब सवाल ये उठता है कि सर ये मृण मूर्तियां किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना कि जो मिट्टी को बारीक पीस लिया जाता है, बारीक मिट्टी की जो मूर्ति बनी हुई होती है उसे कहते हैं मिट्टी की मृण मूर्तियां। ध्यान रखना, मृण मूर्तियों को कुछ लोग बता देते हैं भाई मिट्टी की है, लेकिन ये मिट्टी की नहीं है, बारीक मिट्टी की, मिट्टी का जो बारीक रूप है उससे जो मूर्ति बनाई जाती है उसे कहते हैं मृण मूर्तियां। तो मिट्टी की मृण मूर्तियों से यहाँ की प्यारे बच्चों वेशभूषा का, यहाँ की वेशभूषा का, रहन सहन का हमें पता चलता है, रहन सहन का, वेशभूषा का पता चलता है। तो आगे आप समझ जाना कि यहाँ से हमें मिट्टी की मृण मूर्तियाँ जो मिली है उससे हमें जो है वेशभूषा और रहन सहन का पता चलता है। तो ये जो मिट्टी की मृण मूर्तियाँ हैं इनसे हमें क्या पता चलता है? तो देखिए समझते हैं। स्त्रियों की मृण मूर्तियों से, मृण मूर्तियाँ जो हमें मिली है, स्त्रियों की जो मृण मूर्तियाँ हैं, स्त्रियों की मृण मूर्तियों से, मृण मूर्तियों का ऊपरी भाग वस्त्रहीन है। तो स्त्रियों की जो मृण मूर्तियों का जो ऊपरी भाग है वो हमें कैसा मिला है? यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मूर्तियां मिली है, जो हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो मूर्तियां मिली है, तो स्त्रियों की मृण मूर्तियों का जो हमें ऊपरी भाग जो मिला है वो ऊपरी भाग कैसा है? वस्त्रहीन है तथा कमर के नीचे घाघरे जैसा, कमर के नीचे घाघरे जैसा वस्त्र पहने हुए हैं। मूर्तियों से हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें क्या पता वो लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, लेकिन हमने अंदाजा किससे लगाया? मूर्तियों से। तो स्त्रियों की जो मृण मूर्तियां मिली है इसका जो ऊपरी भाग है वो वस्त्रहीन है और तथा कमर के नीचे का भाग जो है उसमें घाघरे जैसा वस्त्र ये स्त्रियों ने पहने हुए यहाँ पर हमें स्त्रियां मिली है। तथा हम बात करें आगे, चूंकि नीचे पता नहीं उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं मिटा के लिख रहा हूं। तो आगे हम बात करें यहाँ पर स्त्रियों की, तो बच्चों इन्होंने सिर पर जो है स्त्रियों ने कई मूर्तियों में, कुछ मूर्तियों में ऐसा हम लिख सकते हैं, कुछ मूर्तियों में हमें जो है, कुछ मूर्तियों में जो है स्त्रियों ने जो है कुछ मूर्तियों में जो है सिर पर जो है स्त्रियों ने एक पंखे की आकृति जैसा, पंखे की, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंखे की आकृति जैसा विशेष वस्त्र धारण किए हुए। कुछ मूर्तियों में स्त्रियां जो है पंखे की आकृति जैसा एक विशेष वस्त्र धारण किए हुए हैं। कहां पर किए हुए हैं? सिर पर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, कुछ मूर्तियों में स्त्रियों ने सिर पर पंखे की आकृति जैसा वस्त्र, विशेष वस्त्र धारण कर रखा है। तो आप ध्यान रखना, मूर्तियों से हमें पता चला कि उनके जो ऊपरी भाग है वो वस्त्रहीन है और कमर के नीचे उन्होंने घाघरे जैसा वस्त्र पहन रखा है, और कुछ मूर्तियों में सिर पर जो है स्त्रियों को पंखे की आकृति जैसा विशेष वस्त्र धारण किए हुए बताया गया है। इसके अलावा हम रहन सहन की बात करें तो यहाँ पर जो स्त्रियां थी वो केस संवारने के लिए, केस मानी होते हैं बाल, जैसे कई प्रकार के तेल आते हैं ना केस के नाम से, तो केस मानी क्या होते हैं? बाल। तो केस संवारने के लिए, केसों को कहते हैं ना कंघी करने के लिए, केस संवारने के लिए स्त्रियां केस संवारने के लिए हाथी दांत की कंघी का, हाथी दांत की कंघी का क्या करती थी? प्रयोग करती थी।
और मुख्य छवि को देखने के लिए मुख्य छवि को देखने के लिए कांसे के दर्पण का, ध्यान रखना, कांसे के दर्पण का यानी कांसे के कांच का क्या करती थी, प्रयोग करती थी। तो केसों को संवारने के लिए हाथी दांत की कंघी का प्रयोग करती थी और मुख्य छवि को देखने के लिए कांसे के दर्पण का प्रयोग करती थी। ये जानकारी हमें किससे मिली है? ये जानकारी हमें प्यारे बच्चों यहाँ की जो मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी को बारीक करके जो मूर्तियाँ बनाई गई है उससे हमें यहाँ पर जानकारी मिली है। तो मज़ा आ रहा होगा आपको, बहुत ही शानदार ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। फिर भी यदि कोई आपके डाउट हो तो नीचे जो आपको नंबर दिए जा रहे होंगे पट्टी पर, तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप करके आपका कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हमें पुरुषों की भी कुछ मूर्तियाँ मिली है, पुरुषों की भी कुछ मूर्तियाँ मिली है, वही मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ हमें यहाँ से मिली हैं। तो जो अधिकांशतः वस्त्रहीन है, जो अधिकांशतः कैसी मिली है? वस्त्रहीन। जो अधिकांशतः हमें वस्त्रहीन मिली है, लेकिन इन्होंने भी पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि फिर ये क्या है कि इंक हल्की पड़ जाती है। इन्होंने भी कमर के नीचे, हम ऐसा लिख सकते हैं, कमर के नीचे एक वस्त्र पहन रखा है। इन्होंने भी कमर के नीचे वस्त्र पहन रखा है, पुरुषों ने भी कमर के नीचे वस्त्र पहन रखा है, लेकिन अधिकांश जो मूर्तियां मिली है वो कैसी मिली है? वस्त्रहीन मिली है। कुछ मूर्तियों की हम बात करें, जैसे स्त्रियों में कुछ मूर्तियां थी, तो यहाँ पर भी कुछ मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियों में पुरुषों को साल ओढ़े हुए, साल जानते हो ना, साल का मतलब जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं। तो जैसे हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिलेगी मोहनजोदड़ो से, तो उसका जो है यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं कि कुछ मूर्तियों में जो विशेष वर्ग के लोग थे तो पुरुषों को साल ओढ़े हुए बताया गया है। कुछ मूर्तियों में पुरुषों ने क्या ओढ़ रखी है? साल ओढ़ रखी है। प्यारे बच्चों, साल का मतलब होता है जो सर्दियों में एक कपड़े नुमा होता है, तो उस तरह की साल ओढ़ रखी है। इसके बाद हम देखें पुरुषों का रहन सहन, तो पुरुष जो है दाढ़ी व मूछ रखते थे। पुरुष जो है दाढ़ी मूछ रखते थे व हजामत बनाते थे। पुरुष जो है दाढ़ी मूछ रखते थे, दाढ़ी मूछ तो आप जानते ही हो, दाढ़ी मूछे रखते थे, और हजामत यानी कि शेविंग करवाते थे। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, हजामत बनाते थे। स्त्रियां जो है केसों को संवारने के लिए हाथी दांत की कंघी का प्रयोग करती थी और मुख्य छवि को देखने के लिए कांसे के दर्पण का प्रयोग करती थी। तो इस तरह बच्चों मूर्तियों से हमने अनुमान लगाया है कि इनका रहन सहन और इनकी जो पहनावा किस प्रकार का था। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सामाजिक जीवन। इसके बाद हम देखते हैं आभूषण। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इसके बाद हम देखते हैं आभूषण। तो स्त्री व पुरुष दोनों ही क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। तो आभूषणों में जैसे हम देखें मस्तक आभूषण, जैसा कि मैंने मस्तक पर पहने जाने वाला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मूर्ति में हमें पंखे की आकृति का एक जो है सिर पर स्त्रियों ने वस्त्र पहने हुआ था, तो वो क्या हो गया? मस्तक आभूषण। जैसे कंठहार, कंठ का हार, जैसे कुंडल,
कुंडल, जैसे अंगूठी, अंगूठी, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। इसके बाद हम देखें तो कटिबंध, जो कि पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, भगवान श्री कृष्ण पहनते थे। जैसे लेडीज़ों की तो होती है कणकती और यहाँ पर होती है पुरुषों की होती है कटिबंध। और पाजेब, पायजेब कह दो चाहे पाजेब कह दो। तो इस तरह के यहाँ जो है हमें आभूषण बच्चों मिले हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। आभूषणों में हमें निम्न प्रकार के आभूषण यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम देखें सामाजिक जीवन में तो खेल ले लेते हैं। खेल, खेल तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ शतरंज का भी मिला है लेकिन आपको लिखना है चौसर व पासे का खेल, चौसर व पासे का खेल। इसके अलावा कुछ लोग बताते हैं ऑथेंटिक बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ध्यान रखना ऑथेंटिक बुक में सिर्फ यही है चौसर व पासे का खेल। हमें यहाँ ये खेल भी जो है इसके प्रमाण भी हमें मिले हैं, खेल का प्रमाण। चौसर व पासे के खेल का प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो नर्तकी की, नर्तकी की आगे सब पढ़ेंगे किसकी मूर्ति कहाँ से मिली। तो अभी तो हम सामाजिक जीवन देख रहे हैं। नर्तकी की मूर्ति मिली है जिससे समाज में नृत्य संगीत, जिससे समाज में नृत्य संगीत का प्रचलन था, जिससे समाज में नृत्य संगीत का प्रचलन था। क्यों? नर्तकी की मूर्ति मिली है, इससे समाज में नृत्य और संगीत को वो लोग जानते होंगे, नृत्य और संगीत को जो है वो गाते होंगे, नाचते होंगे, इस तरह का वो प्रयोग करते होंगे। तो नृत्य संगीत का क्या था, प्रचलन था। कुछ मुद्राओं पर या कुछ मुहरों पर ऐसा हम लिख सकते हैं, या चलो पहले इसको लिखते हैं। एक मुहर पर ढोलक का चित्र मिला है, ढोलक का चित्र मिला है, तो आप समझ रहे होंगे यानी ढोलक का वो प्रयोग करते थे नृत्य और संगीत में। कुछ मुहरों पर सारंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सारंगी व वीणा के चित्र भी मिले हैं। तो आप बच्चों ये हो गया हमारा सामाजिक जीवन कंप्लीट। तो इसमें हमने देखा कि सामाजिक जीवन यहाँ का सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो आज